दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ज़माने को नहीं बल्कि आने वाली पूरी सदियों को बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। पर क्या आप जानते हैं, स्कूल में जिन्हें स्लो स्टूडेंट कहा गया वही दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। बचपन में एल्बर्ट ज़्यादा बोलते नहीं थे। लोगों को लगता था कि वो दिमाग से कमज़ोर हैं, पर सच तो ये था कि उनका दिमाग अलग तरह से सोचता था। उन्हें रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से स्कूल टीचर्स उनसे खुश नहीं रहते थे। पर एल्बर्ट को एक चीज़ बहुत पसंद थी, सोचना, सवाल पूछना और कल्पना करना। आइंस्टाइन का स्कूल सिस्टम से मन उठ गया था। उन्हें डिसिप्लिन और फिक्स्ड रूल्स पसंद नहीं थे। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उन्हें स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में छोटी सी नौकरी मिली, पर यही जगह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। यहाँ उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया। इस नौकरी में उन्हें नए आविष्कारों के लिए पेटेंट आवेदनों की जांच करनी होती थी, उनकी मौलिकता की जांच करनी होती थी और आविष्कारकों के विचारों की रक्षा के लिए पेटेंट की स्पष्टता सुनिश्चित करनी होती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक बात जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, उन्हें शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था। वास्तव में जब आइंस्टाइन 1933 में अमेरिका पहुंचे तो जीवनी लेखक वॉल्टर इज़ाक्सन ने लिखा है कि वे अपने साथ अपना विश्वसनीय वायलिन केस लेकर आए थे। धार्मिक मान्यताएं आइंस्टीन ने स्वयं कहा था, मैं नास्तिक नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को सर्वेश्वरवादी कह सकता हूं। मैं स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करता हूं जो अस्तित्व के व्यवस्थित सामंजस्य में स्वयं को प्रकट करता है, न कि ऐसे ईश्वर में जो मनुष्यों के भाग्य और कर्मों से ही संबंधित है। आइंस्टीन के 72वें जन्मदिन पर फोटोग्राफर उन्हें कैमरे के सामने मुस्कुराने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोटोग्राफरों से तंग आकर उन्होंने मुस्कुराने के बजाय अपनी जीभ बाहर निकाल दी। आइंस्टीन को यह तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने फोटोग्राफर से इसकी प्रतियां मांगी। हर कोई प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के आधार पर आंकेंगे तो वह पूरी जिंदगी यही मानती रहेगी कि वह मूर्ख है। अल्बर्ट आइंस्टीन 9 नवंबर 1952 को जायोनिस्ट नेता और इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम वेइजमैन की मृत्यु के कुछ दिनों बाद आइंस्टीन से पूछा गया कि क्या वह इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति का पद स्वीकार करेंगे। अपनी विशेष सापेक्षता सिद्धांत लिखने के 21 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने अल्कोहल गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। इस रेफ्रिजरेटर का पेटेंट 1926 में कराया गया था, लेकिन नई तकनीक के आने से इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई और इसका उत्पादन कभी शुरू नहीं हुआ। आइंस्टीन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने एक ऐसे परिवार के बारे में पढ़ा था जो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले रेफ्रिजरेटर के कारण जहर से मर गया था। स्पिनोजा का यह सर्वेश्वरवाद आइंस्टीन के विश्व के प्रति स्वयं के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का हिस्सा था, जैसा कि उन्होंने रब्बी हर्बर्ट एस गोल्डस्टीन को बताया था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था म्यूनिक में बिताई। उनका परिवार शहर में बिजली के उपकरणों का व्यवसाय करता था। आइंस्टीन को बचपन से ही पहेलियां सुलझाने और खिलौनों से जटिल संरचनाएं बनाने का शौक था। उनकी बहन माया आइंस्टीन के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन ताश के पत्तों से 14 मंजिला ऊंची संरचनाएं खड़ी कर सकते थे। समस्याओं पर दूसरों की तुलना में अधिक समय तक टिके रहने की उनकी क्षमता यह दर्शाती है कि दृढ़ता और लगन उनके चरित्र का अभिन्न अंग थे। उनके मित्र आइंस्टीन एक मेडिकल छात्र की संगति से बहुत प्रभावित थे, जिसे वे हर गुरुवार को भोजन पर आमंत्रित करते थे। छात्र तालमुद उनके लिए विज्ञान की पुस्तकें लाता था, जिनमें पीपल्स बुक्स ऑन नेचुरल साइंसेस नामक एक लोकप्रिय सचित्र श्रृंखला भी शामिल थी। इन पुस्तकों की संगति ने आइंस्टीन की विज्ञान में रुचि को काफी हद तक बढ़ाया।
जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंत तक जारी रखा। तालमुद ने आइंस्टीन को ज्यामिति विषय से भी 2 साल पहले ही परिचित करा दिया था, जब उन्हें स्कूल में इसे सीखने का समय मिला था। आइंस्टाइन विद्यालय में सहज महसूस नहीं करते थे क्योंकि उन्हें शिक्षण शैली पसंद नहीं थी। वे सत्ता की पूजा में निहित व्यवस्थित प्रशिक्षण में विश्वास नहीं करते थे और इसके बजाय पूर्वाग्रह रहित व्यक्तिवाद और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देते थे। उन्होंने एक बार कहा था, सत्ता में मूर्खतापूर्ण आस्था सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है। मनोविकार का एक लक्षण। आइंस्टाइन को जीवन भर इकोलालिया का हल्का रूप था। इकोलालिया कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण, सिम्टम है। इसमें व्यक्ति दूसरों द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को बिना बदले दोहरा देता है, कभी तुरंत, कभी कुछ समय बाद, जिसके कारण वे वाक्यों को 2 या 3 बार दोहराते थे, खासकर अगर वे उन्हें पसंद आते थे। उन्हें चित्रों के माध्यम से सोचना पसंद था, जो निकोला टेस्ला सहित दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध विचारकों और वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। विज्ञान के प्रति आकर्षण। आइंस्टाइन की विज्ञान के प्रति रुचि की शुरुआत एक जेब कंपास से हुई, जो उनके पिता ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में दिखाया था। उन्होंने सोचा कि कंपास की सुई एक निश्चित दिशा में ही क्यों इंगित करती है, कहीं और क्यों नहीं। यहीं से विज्ञान के क्षेत्र में उनके लंबे और गौरवशाली करियर की शुरुआत हुई, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। बाद में उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है, कि इस अनुभव ने मुझ पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। आइंस्टाइन के शिक्षकों ने उन्हें अच्छा छात्र नहीं माना और उन्होंने उन्हें आगे रोजगार के लिए सिफारिश करने से इनकार कर दिया। सोचिए, जिसे बचपन में रास्ता दिखाने वाले ये कहे कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो उस बच्चे की मानसिकता पे क्या बीती होगी। लेकिन आइंस्टाइन ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने सैद्धांतिक भौतिकी पर अपना पहला निबंध 16 वर्ष की आयु में लिखा था। 16 वर्ष में हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे थे, सोचने की बात है। क्या होती है सैद्धांतिक भौतिकी, थियोरेटिकल फिजिक्स? इसका मतलब है दिमाग और गणित का यूज करके प्रकृति के नियम समझना, बिना तुरंत एक्सपेरिमेंट किए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे न्यूटन ने सोचा चीज गिरती क्यों है, उस सोच से बना ग्रेविटी का नियम। बाद में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा और सही पाया। इस तरह काम करती है सैद्धांतिक भौतिकी। आइंस्टाइन ने सिद्धांत दिया जिसका शीर्षक उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच रखा था। क्या होता है ईथर? पहले ईथर क्या माना जाता था? पुराने साइंटिस्ट्स का मानना था कि रोशनी, बिजली, मैग्नेटिक फील्ड को फालने के लिए एक अदृश्य माध्यम या मीडियम होता है। इसी को ईथर कहा गया। इसे और आसान भाषा में समझते हैं, जैसे मछली के लिए पानी, आवाज के लिए हवा, वैसे ही रोशनी के लिए ईथर। ऐसा सोचा गया। लेकिन आज का विज्ञान क्या कहता है? मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक ईथर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कोई मीडियम नहीं, बल्कि स्पेस का एक गन प्रॉपर्टी है। मतलब चुंबक अपना प्रभाव सीधा स्पेस में पैदा करता है, किसी ईथर की जरूरत नहीं। भूलने की आदत आइंस्टाइन के बचपन से ही उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा थी। वे अक्सर अपना सूटकेस भूल जाते थे और अपनी चाबियों का ध्यान नहीं रख पाते थे। हम सोच सकते हैं, इतना भुलक्कर स्वभाव होने के बाद भी वो एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने जीवन की जरूरी चीजों को याद रखा और इस दुनिया में अपनी रोशनी फैलाई। आइंस्टाइन का जन्म जर्मन और यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टाइन ने 1896 में अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी। वे 1901 में स्विस नागरिक बन गए। हालांकि 1955 में उनकी मृत्यु एक अमेरिकी नागरिक के रूप में हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी तैरना नहीं सीखा, हालांकि उन्हें नौकायन बहुत पसंद था और उन्होंने इसे जीवन भर शौक के तौर पर जारी रखा। इसके अलावा आइंस्टाइन कभी मोजे नहीं पहनते थे। उन्हें मोजे पहनना असुविधाजनक लगता था और अक्सर उनमें छेद हो जाते थे। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लेजर, परमाणु ऊर्जा, फाइबर ऑप्टिक्स और यहां तक कि सेमीकंडक्टर जैसे आविष्कारों का जनक भी माना जाता है। आइंस्टाइन को एकेडमिक नौकरी पाने में परेशानी हुई।
दिलचस्प बात यह है कि 1900 में ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अपनी पहली नौकरी पाने में 9 साल लग गए। सोचिए, जिस साइंटिस्ट ने अपनी सोच से पूरी दुनिया को हिला डाला, उन्हें नौकरी मिलने में 9 साल का समय लगा। शायद प्रकृति का यही नियम है, जो पौधा अपनी जड़ें मजबूती से जमीन के अंदर जमाता है, वही एक विशाल वृक्ष बनता है। और आइंस्टाइन एक ऐसा ही महान वृक्ष बने जिसकी छाया ने सारे संसार को ढक लिया। आइंस्टाइन को दूसरी बार बौद्धिक संपदा के संघीय कार्यालय में श्रेणी 3 के तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। वहां उन्हें सालाना 3,500 फ्रैंक का वेतन मिलता था और उन्हें सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करना पड़ता था। उन्हें पेटेंट आवेदनों की जांच करने का काम बेहद पसंद था। कुछ दिनों की सेवा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने कार्यालय में बचे हुए खाली समय का उपयोग अपने वैज्ञानिक कार्यों और चिंतन के लिए किया। 30 वर्ष की आयु में 1909 में वे ज्यूरिख चले गए और ज्यूरिख विश्वविद्यालय में कनिष्ठ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। आइंस्टाइन की शिक्षण शैली विशिष्ट थी। वे नोट्स बनाने के लिए कागजों के बजाय कार्ड का इस्तेमाल करते थे और व्याख्यानों के दौरान अपने विचारों को भी लिख लेते थे। इसके अलावा वे अपने छात्रों को टोकने की अनुमति देते थे। वे रुककर अपने छात्रों से पूछते थे कि क्या वे उनकी बात समझ पा रहे हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच ये संवाद उस समय अनोखा था। जब आइंस्टाइन को डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो उन्हें पेटेंट कार्यालय में तीसरे दर्जे के तकनीकी विशेषज्ञ से दूसरे दर्जे के तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत किया गया और उनका वेतन बढ़ाकर 4,500 फ्रैंक प्रतिवर्ष कर दिया गया। आइंस्टाइन उस समय पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक बन गए जब 1919 में एक ग्रहण के दौरान उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ता है। ये कैसा होता है? रोशनी सीधी लाइन में चलती है। आमतौर पर यह सही है, लेकिन जब रोशनी बहुत भारी चीज जैसे बड़ा तारा या ग्रह के पास से गुजरती है तो गुरुत्वाकर्षण उसका रास्ता थोड़ा सा मोड़ देती है। इसे और आसान करते हैं। समझने का सबसे आसान उदाहरण रबर शीट या चादर वाला उदाहरण। एक तनाव वाली चादर बिछा दीजिए, बीच में भारी गेंद रख दीजिए, चादर दब जाएगी। अब एक छोटी गोली को सीधा चलाइए, वो थोड़ी घूम कर जाएगी। यहां चादर इज इक्वल तो स्पेस प्लस टाइम है, भारी गेंद इज इक्वल तो ग्रह या तारा है, छोटी गोली इज इक्वल तो रोशनी है। गुरुत्वाकर्षण रोशनी को नहीं खींचता, बल्कि स्पेस को झुका देता है और रोशनी उस झुके हुए रास्ते पर चलती है। आइंस्टाइन ने बताया, ग्रेविटी चीजों को खींचती नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम को झुका देती है। रोशनी हमेशा सबसे सीधा रास्ता फॉलो करती है, लेकिन जब स्पेस झुका हुआ हो तो सीधा रास्ता भी मुड़ा हुआ दिखता है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आज ही ज्ञानार्जन चैनल को सब्सक्राइब करें। या दोस्तों, आपको अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक या शेयर भी जरूर करें। विश्लेषणात्मक और जिज्ञासु मना। आइंस्टाइन बहुत जिज्ञासु थे और बचपन से ही उनका मन विश्लेषणात्मक था, जिससे गणित और विज्ञान दोनों में उनकी प्रतिभा झलकती थी। ये एक आम गलत धारणा है कि आइंस्टाइन स्कूली दिनों में गणित में असफल रहे थे। हालांकि ये गलत है। उन्होंने कहा था, मैं गणित में कभी असफल नहीं हुआ। 15 वर्ष की आयु से पहले ही मैंने अवकल यानी डेरिवेटिव बदलाव की गति और समाकल यानी अक्यूमुलेशन, कैलकुलस यानी मैथमेटिक्स ऑफ चेंज में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बहन के अनुसार आइंस्टाइन को 12 वर्ष की आयु तक ही अनुप्रयुक्त गणित में जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति हो गई थी। हालांकि आइंस्टाइन की सहज समझ गणित की तुलना में भौतिकी में कहीं अधिक थी। प्रेम और घृणा। उन्हें वायलिन और नौकायन से प्रेम था और मोजे और बाल कटवाने से घृणा थी। उन्हें पक्षी देखना भी बहुत पसंद था। चमत्कारिक वर्ष 1905। ये वर्ष एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन का चमत्कारिक वर्ष माना जाता है। इस वर्ष उन्होंने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए जो उनके सबसे रचनात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शोध पत्र क्वांटम सिद्धांत, ब्राउनियन गति, परमाणुओं का अस्तित्व, गतिशील पिंडों की विद्युत गतिकी
और विश्व के सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² समीकरण से संबंधित थे, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करता है। उस समय वे मात्र 26 वर्ष के थे और दिन में एक पेटेंट कार्यालय में काम करते थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना। आइंस्टाइन ने 1915 में प्रकाशित अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना माना। ये सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादन के 250 वर्षों के भीतर प्रकाशित होने वाला पहला गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था। इसने आइंस्टाइन को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। जल्द ही उन्होंने विश्व भ्रमण शुरू किया और हजारों लोगों की भीड़ के सामने भाषण देने लगे। एक सरल व्यक्ति। आइंस्टीन का मानना और इच्छा थी कि लोगों को उनके मानवीय कार्यों और विचारों के लिए सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि उनकी राष्ट्रीयता और मूल के लिए। इस संदर्भ में राष्ट्रवादी गौरव के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, यदि सापेक्षता का सिद्धांत सही सिद्ध होता है तो जर्मन मुझे जर्मन कहेंगे, स्विस मुझे स्विस नागरिक कहेंगे और फ्रांसीसी मुझे एक महान वैज्ञानिक कहेंगे। यदि सापेक्षता का सिद्धांत गलत सिद्ध होता है तो फ्रांसीसी मुझे स्विस कहेंगे, स्विस मुझे जर्मन कहेंगे और जर्मन मुझे यहूदी कहेंगे। 1952 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया था। आइंस्टाइन ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनमें लोगों से उचित व्यवहार करने की स्वाभाविक योग्यता और अनुभव नहीं है। साथ ही वे विज्ञान को थोड़ा बहुत ही समझते थे और मानव स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं। 1925 में कोपली मेडल। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1925 में अपना प्रतिष्ठित कोपली मेडल प्रदान किया। आइंस्टाइन जब प्राइमरी स्कूल में थे तो एक टीचर क्लासरूम में लंबा चौड़ा सवाल देकर सो जाया करते थे। एक दिन टीचर ने 1 से लेकर 100 तक की संख्या का टोटल करने को कहा। टीचर ने सोचा कि यह सवाल हल करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए टीचर सवाल देकर सो गए। परंतु 2 मिनट बाद ही आइंस्टाइन ने सवाल का उत्तर खोज लिया। सर, 5050। और टीचर को बताया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उत्तर एकदम सही था। वो था 100 में 101 का गुणा करके उसमें 2 का भाग कर दिया। जो भी अंक आया वो 1 से 100 तक की संख्या का योग था। इस प्रकार हम भी 1 से कहीं तक की संख्या का टोटल इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन चल पड़ी और टिकट चेकर आ गया। सब अपना अपना टिकट दिखाने लगे। जब आइंस्टाइन की बारी आई तो आइंस्टाइन अपनी जेब, कोट, बैग सब जगह टिकट ढूंढने लगे, लेकिन टिकट मिल ही नहीं रही थी। टिकट चेकर घबरा गया और बोला, प्रोफेसर आइंस्टाइन, कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं। आप जैसे महान वैज्ञानिक को टिकट दिखाने की जरूरत नहीं। यह कहकर चेकर आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद टिकट चेकर ने देखा आइंस्टाइन सीट के नीचे झुककर अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। चेकर दौड़ कर आया और बोला, सर, मैंने कहा ना, मुझे पता है आप कौन हैं। आपको टिकट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तब आइंस्टाइन ने जो जवाब दिया वही कहानी का सार है। आइंस्टाइन मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है मैं कौन हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूं। है ना किसी फिल्म के सीन जैसा। आइंस्टाइन ऐसे ही थे। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालयों और अभिलेखागारों ने आइंस्टाइन के 30,000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। आइंस्टाइन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 1924 में उन्होंने भारत के भौतिकशास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस के सहयोग से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन नाम की पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होने की भी भविष्यवाणी की थी जो परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान के निकट देखी जा सकती है।
ये भविष्यवाणी जो मूलतः सत्येंद्र नाथ बोस के दिमाग की उपज थी और उन्होंने उसके बारे में अपना एक पत्र आइंस्टाइन को भेजा था, 1955 में पहली बार एक प्रयोगशाला में सही सिद्ध की जा सकी। उसके बारे में 1905 में लिखे लेख की पांडुलिपि बेल्जियम के लाइडन विश्वविद्यालय में मिली है। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एकीकृत सिद्धांत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एल्बर्ट आइंस्टाइन एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य एक ऐसा सिद्धांत विकसित करना था जो संपूर्ण ब्रह्मांड और भौतिकी के सभी नियमों को एक ही ढांचे में समाहित करके उनकी व्याख्या कर सके। हालांकि 1955 में उनकी मृत्यु के समय यह सिद्धांत अधूरा ही रह गया। आइंस्टाइन और अधिक समय तक जीवित रह सकते थे। उनकी मृत्यु से पहले डॉक्टरों ने आइंस्टाइन की सर्जरी का सुझाव दिया था क्योंकि उनकी एक रक्तवाहिका फट गई थी। हालांकि आइंस्टाइन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना व्यर्थ है। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार और दाह संस्कार अत्यंत निजी मामला था और केवल एक फोटोग्राफर ही उस असाधारण दिन की घटनाओं को कैद करने में कामयाब रहा। लाइफ पत्रिका के राल्फ मोर्स ने चपा के शरीर की मुख्य धमनी महाधमनी के फटने से 76 वर्षीय महान भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ और मानवतावादी की मृत्यु हो गई। 1955 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और वैज्ञानिक की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और राख बिखेर दी गई। हालांकि प्रिंसटन अस्पताल में रोग विज्ञानी थॉमस हार्वे द्वारा शव परीक्षण के दौरान उनके शरीर का केवल मस्तिष्क ही संरक्षित रखा गया था। थॉमस हार्वे को बाद में अस्पताल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने शव परीक्षण के दौरान आइंस्टाइन का मस्तिष्क वापस नहीं किया था। आइंस्टाइन के मस्तिष्क का पहला शारीरिक अध्ययन 1999 में प्रकाशित हुआ था, जिसे कनाडा के हैमिल्टन स्थित मैकमास्टर विश्वविद्यालय की न्यूरोबायोलॉजिस्ट सैंड्रा विटेल्सन के नेतृत्व वाली एक टीम ने किया था। हार्वे द्वारा ली गई तस्वीरों के आधार पर, जो पूरे मस्तिष्क का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा थी, विटेल्सन की टीम ने पाया कि आइंस्टाइन के पार्श्विका भाग पैरिएटल लोब्स, जो गणितीय, दृश्य और स्थानिक संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित हैं, सामान्य पार्श्विका भागों की तुलना में 15% अधिक चौड़े थे। टीम ने पार्श्विका क्षेत्र में अन्य असामान्य विशेषताएं भी पाईं। हालांकि उस समय अन्य शोधकर्ताओं ने इनमें से कुछ पर सवाल उठाए थे। हालांकि एक मापदंड जो आइंस्टाइन की मानसिक क्षमता को स्पष्ट नहीं करता था, वो था उनके मस्तिष्क का आकार। 1230 ग्राम पर यह आधुनिक मनुष्यों के औसत आकार के निचले स्तर पर था। आइंस्टाइन के मस्तिष्क में कई ऐसी असामान्य विशेषताओं की पहचान की है जिन्हें पहले नहीं पहचाना गया था। इनमें मोटर कॉर्टेक्स के उस हिस्से में एक उभरी हुई गांठ जैसी संरचना शामिल है जो बाएं हाथ को नियंत्रित करती है। अन्य अध्ययनों में इसी तरह की गांठों को संगीत क्षमता से जोड़ा गया है। आइंस्टाइन बचपन से ही वायलिन बजाते थे। वास्तव में अपने जीवन काल में आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि वे शब्दों के बजाय छवियों और संवेदनाओं में सोचते थे। आइंस्टाइन की संश्लेषणात्मक विचारक के रूप में प्रतिभा उनके पार्श्विका प्रांतस्था की असामान्य संरचना से उत्पन्न हुई हो सकती है। फाल्क ने फ्रंटियर्स इन इवोल्यूशनरी न्यूरोसाइंस में प्रकाशित होने वाली अपनी रिपोर्ट में ये निष्कर्ष निकाला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ साइंस नहीं बदले, उन्होंने इंसान के सोचने का तरीका बदल लिया। जो बचपन में स्लो कहा गया, वही दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन हमें ये सिखाते हैं, सवाल पूछना कभी बंद मत करो, क्योंकि आज का सवाल ही कल की खोज बन जाता है। आइंस्टाइन कहा करते थे, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। शायद इसी इमेजिनेशन ने यूनिवर्स के राज खोल दिए। आइंस्टाइन चले गए, पर उनकी सोच आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। आइंस्टाइन ने हमें यह सिखाया, दिमाग से ज्यादा सोच की ताकत होती है। जब तक सवाल जिंदा है, तब तक विज्ञान जिंदा है। कीप क्वेश्चनिंग। आइंस्टाइन के अनमोल वचन। जानिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की 10 बातें जो आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती हैं।
1. कल से सीखें और आज के लिए जिएं। सफल होना चाहते हैं तो जीवन में सवाल करने की आदत को कभी भी ना छोड़ें। 2. हम अपनी समस्याओं को उन विचारों के साथ नहीं सुलझा सकते जिनसे वे उपजे हों। 3. तेज होने की पहचान ज्यादा ज्ञानवान होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कल्पना और सपने देखने की ताकत है। 4. सफलता का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है। 5. जो अपनी सीमाओं को जानता है वहीं उससे आगे जाता है। 6. तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, जबकि कल्पना के सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं। 7. जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा ये कि सब कुछ चमत्कार ही है। 8. जब तुम प्रकृति को गौर से देखोगे तब कुछ भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। 9. किसी एक चीज को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की आशा करना मूर्खता है। 10. सबसे पहले आपको खेल के नियमों को जानना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरों से बेहतर खेल सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर आपको साइंस और महान वैज्ञानिकों की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना ज्ञान अर्जन। धन्यवाद।